साथियों नमस्कार, मैं अंगद प्रसाद मौर्य आज आप लोगों के बीच में एक शानदार कहानी नहीं हकीकत लेकर के आया हूं। और यह हकीकत लगभग वर्ल्ड के सभी देशों के सभी राज्यों के सभी डिस्ट्रिक्ट यानी जिलों यानी तहसीलों यानी गांव में घटती रहती है। और यह घटना किसी के भी साथ घट सकती है। साथियों, आज हम भाग दौड़ में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम उस घटने को कभी आभास ही नहीं कर पाते कि शायद ऐसा हुआ मेरे साथ तो परिवार पर क्या बीतेगी। इन सारी चीज़ों को हम लोग भूल जाते हैं। तो साथियों, आइए आप लोगों को एक ऐसी ही कहानी सुना रहे हैं जहां एक खुशहाल परिवार, एक ऐसा परिवार जो ज़िंदगी में बहुत खुश रहता था, लेकिन उसके साथ ऐसी परिस्थितियां हुई कि खाने के भी लाले पड़ गए। साथियों, एक कपल रहता था और वह कपल बड़ी बिन्नत मिन्नत करके एक बच्चे की उम्मीद करता था कि एक बच्चा हो जाए। और साथियों, लंबे समय के बाद उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र मिलने के बाद बड़ी खुश परिवार हुआ। कपल दोनों मिठाइयाँ बांटे, बाजे बजाए गए, पास पड़ोस में खुशियाँ जाहिर की गई। वो कपल बड़ी खुश हुआ कि एक बच्चे की प्राप्ति हुई और उस बच्चे का लालन पालन उन लोगों ने करना चालू किया। बच्चे के लालन पालन इतने ढंग से, इतने अच्छे तरीके से लोग कर रहे थे कि किसी चीज़ की कमी नहीं हो रही थी। बच्चे को जो भी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती थी वह माँ बाप उस बच्चे को अवेलेबल करवा देते थे। जब बच्चा कभी बिस्तर पे सुसु कर देता था तो उसकी माँ गीले वाले जगह अपने सो जाती थी और उसको अपने बच्चे को सूखे वाले जगह पे सुला देती थी। बच्चे को कोई कभी तकलीफ़ होती थी, भूख लगती थी तो बच्चे के बिना बताए ही माँ समझ जाती थी कि बच्चे को भूख लग गया है, बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है। बड़ी लाड़ प्यार से उस बच्चे का लालन पालन किया जा रहा था। बच्चे से बड़ी उम्मीदें थी कि एक दिन लड़का मेरा बड़ा होगा, नाम कमाएगा, शोहरत कमाएगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा, आने वाले कल में हम सभी लोगों की समस्याओं को ये दूर कर देगा, हमें गरीबी से उबार देगा। बहुत ही लाड़ प्यार से उसका लालन पालन पोषण हो रहा था। लड़का धीरे धीरे बढ़ा, उसको पढ़ाई की बात आई। वो माँ बाप एक अच्छे कॉलेज में नाम लिखवाए जहाँ वो फीस देने लायक नहीं थे, लेकिन फिर भी बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने कीमत चुकाना चालू किया, मेहनत करना चालू कर दिया, परिश्रम करना चालू किया, खेती करना चालू किया और उससे बच्चे की पढ़ाई लिखाई से कोई समझौता नहीं किया। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता चला गया। बच्चा पढ़ने में भी अव्वल था, माँ बाप क्या आज्ञाकारी पुत्र था, लगातार बातें मानता रहता था। समय धीरे धीरे बीतता चला गया और वो बच्चा एक दिन बहुत बड़ा हो गया और उसकी नौकरी भी लग गई, अच्छी जॉब लगी जहाँ पे अच्छी खासी इनकम आ रही थी। माँ बाप के खुशी का ठिकाना नहीं था कि हमारा लड़के को जिस उद्देश्य से हमने पाला पोसा था वो लड़का मेरा कामयाब हो गया, मेरा लड़का नौकरी प्राप्त कर लिया, अच्छी खासी इनकम ले लिया। वो सारी चीज़ें अच्छे से चल रही थी। साथियों, धीरे धीरे उस लड़के का जॉब लगने के बाद शादी भी कर दिया गया। अच्छे परिवार में पढ़ी लिखी लड़की के साथ उसकी शादी भी हो गई। धीरे धीरे और समय बीतता चला गया। उसके 2 बच्चे भी हुए, एक बच्चा 8 साल का, एक बच्चा 5 साल का। एकदम खुशहाल परिवार था, खूब खुशियाँ मनाते थे, घर में रौनक थी, किसी चीज़ का अभाव नहीं था। माँ बाप की एक आवाज़ पे वो सारी चीज़ें उनके सामने हो जाती थी। पत्नी कोई चीज़ आवाज़ लगाती थी वो सामान उनके सामने हाजिर हो जाता था। बच्चे कभी भी किसी तरीके का आवाज़ देते थे, खिलौना चाहिए, टॉफ़ी चाहिए, कपड़े चाहिए, तुरंत वो सारी चीज़ें चली आती थी, क्योंकि उसका कमाने वाला जो पापा था वो अब अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। अब किसी तरीके का अभाव नहीं था। वो लड़का रोज़ घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर रोज़ किया करता था। उसके लगभग घर से ऑफिस की दूरी 10 किलोमीटर हुआ करती थी। अपने शानदार ज़िंदगी को जी रहे थे। वो ज़िंदगी में कार भी खरीद चुका था व्यक्ति। अपने से घर से कार से जाना ऑफिस और ऑफिस से घर आना, ये सिलसिला लंबे समय से चलता चला रहा था। एक दिन लड़का सुबह सुबह उठा और ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। तभी ऊपर से आए माँ बाप, बोले बेटा मेरी डायबिटीज़ की दवाइयाँ समाप्त हो गई, शाम को लेते आइएगा। लड़का बोला ठीक है पापा, मैं शाम को आपकी दवाइयाँ लेके आऊँगा। पत्नी बोली शाम को आइएगा, सब्जियां भी समाप्त हो गई है, सब्जी लेते आइएगा। वो आदमी बोला ठीक है मैं सब्जी भी लेके आऊँगा। तब ले उधर छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ आई, पापा मेरी टॉफ़ी समाप्त हो गई है, पापा मेरा जो बीटा है वो भी समाप्त हो गया है।
पापा बोले ठीक है बेटा, मैं शाम को लेकर के आऊँगा। सबको सांत्वना दे कर के वो व्यक्ति घर से निकल गया। कुछ ही समय बीता होगा, मेन रोड पे आया, अपने साइड से वो सही जा रहा था, लेकिन पीछे से एक ट्रक, बिगड़ी हुई ट्रक, उसका जो ड्राइवर था वो पूरी तरीके से नशे में धुत था। वो धीरे धीरे आया और शायद उसका बैलेंस बिगड़ा और पूरी तरीके से वो कार को टक्कर मार दिया और कार में बुरी तरीके से यह व्यक्ति फंस गया और बहुत गहरी चोट आई। वो व्यक्ति पूरा शरीर जो है लहूलुहान हो गया, ब्लड से पूरा शरीर भीग गया, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, आवाज़ें चल रही थी। पास पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए, अफरा तफरी मच गई, भीड़ लग गया और उस आदमी को उठा करके ज्यों ही उसके घर लाया गया, अभी भी उसकी सांसें चल रही थी, अभी भी वो मुंह से कुछ कहना चाहता था, अभी भी उसकी आंखों में वो आंसू झलक रहे थे जो अपने परिवार को देखने के लिए बेताब था। सामने लाया गया, माँ बाप के देखते ही होश उड़ गए, जैसे लगा कि उनके सामने अंधेरा छा गया हो। वो पत्नी ज्यों ही अपने पति को थोड़ी देर पहले सही देखी थी और चंद समय बाद उसको जब ब्लड में सनी हुई देखती है, पूरी तरीके से कोमा में चली जाती है। बच्चे ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं। अब वो व्यक्ति पूरी तरीके से एक्सीडेंट में उसकी हड्डियां टूट चुकी है, शरीर अधमरा हो गया है, लेकिन अभी भी उसकी सांसें चल रही है, अभी भी उसकी आंखें खुली हुई है। एक नज़र अपने परिवार की तरफ देखता है, अपने माँ बाप को देखता है, उसकी आंखों से आंसू छलकने लग जाते हैं। वो मुंह से कुछ कहना चाहता है लेकिन वो कह नहीं पाता, कुछ आवाज़ें निकलती है, कुछ अंदर ही रुक जाती है। उसकी पत्नी भी उससे कुछ बातें करना चाहती है, लेकिन वो अपने पत्नी से भी बातें नहीं कर पाता। उसका बेटा, उसकी बेटी उसके सामने खड़े होते हैं, पापा 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 चिल्ला रहे होते हैं। वो भी देखता है अपने बच्चों को, कुछ कहना चाहता है, इशारा करना चाहता है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ कह नहीं पाता। सिर्फ उसकी आंखों में आंसू थे, चेहरे पे उदासी थी। उसको बस यही था कि मैं कुछ क्षण का और मेहमान हूँ। और साथियों, देखते ही देखते उसके जीवन से वो प्राण निकल जाता है और वो व्यक्ति पूरी तरीके से वहीं पे सो जाता है। उसकी आंखें बंद हो जाती है, जबान लड़खड़ाने बंद हो जाते हैं, उसकी सांसें चलनी बंद हो जाती है, उसकी नाड़ी बंद हो जाती है और वो पूरी तरीके से डेड पड़ जाता है। और यह खबर सुनते ही पूरा कोहराम मच जाता है। उस परिवार पे आफत विपत आ जाती है, उस परिवार पे दुखों का पहाड़ आ जाता है। लगता है कि अब उसका जीवन सारे परिवार का समाप्त हो चुका है। जैसे तैसे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। लेकिन साथियों, इस घटना के बाद पूरा परिवार दहल जाता है। अब परिवार में कोई खुशी नाम की चीज़ नहीं रह जाती है। कैसे परिवार चलेगा, कैसे कटेगा, इसकी चिंता सबको सता रही होती है। लेकिन करें तो क्या करें। जैसे तैसे अब बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे निकाल दिए जाते हैं। माँ बाप जो सुकून की सांसें ले रहे थे उस उम्र में, अब उनको काम करने की स्थिति आ जाती है। वो पत्नी जो चार दीवारी के अंदर से सिर्फ आवाज़ें लगाया करती थी कि शाम को ये लेके आइएगा, वो लेके आइएगा, उसकी आवाज़ें बंद हो जाती है। अब रोजी रोटी के लाले पड़ने लग जाते हैं कि अब क्या करूँ क्या करूँ। लेकिन फिर भी वो पेट था ऐसा, घर परिवार चलाना ही था। वो लोग फिर किसी तरीके से अपने घर परिवार को चलाने लग जाते हैं। लेकिन साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी घटनाएं आए दिन हमारे जीवन में घटती रहती हैं। आए दिन ऐसे परिवार के मुखिया लोग हमारे बीच से दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। उनके ऊपर आश्रित परिवार पूरी तरीके से अकेला पड़ जाता है। ऐसी घटनाएं हमारे दुनिया में होती रहती हैं। साथियों, जिस घर का मुखिया इस दुनिया से चला जाए, जिस घर का कमाने वाला चला जाए, जिस घर के पालन पोषण करने वाला वही सर्वेसर्वा व्यक्ति यदि दुनिया से चला जाए, तो उस परिवार के ऊपर आफत विपत तो आना जायज़ सी बात है। आज हर घर में यदि पापा हैं, घर में बाबूजी हैं, तो घर की रौनक होती है, सारे लोगों के चेहरों पे चमक होती है। लेकिन उनके जाते ही पूरा परिवार सो जाता है, पूरा परिवार सुस्त पड़ जाता है। पापा के बारे में कहा जाता है कि जिसके पापा होते हैं, जिसके घर में बाबूजी होते हैं, आज कितना खुशकिस्मत वो व्यक्ति होता है। कहते मैंने सुना है ब्रुनेई का सुल्तान सैकड़ों कमरों वाले महल में रहता है। अरब में एक शेख है जो सोने की बनी हुई मोटर कार से चलता है। इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी नेटवर्थ $100 बिलियन पार कर चुकी है। लोगों के पास इतने पैसे हैं कि रखने के लिए बैंक में भी जगह नहीं बची है। लेकिन अमीरों की लिस्ट में आज भी पहले नंबर पर मेरे बाबूजी जमे हुए हैं।
मेरे बाबूजी जैसा आलिशान और कौन होगा, जो कुर्ते की फटी हुई जेब में हाथ डालकर बोले बेटा तेरे को जो चाहिए वो मिलेगा। उनसे बड़ा धनवान और कौन होगा। ऐसे बाबूजी होते हैं जिनकी क्षमताएं नहीं होती है, लेकिन अपने बेटे के लिए पूरी जान लड़ा देते हैं, अपने परिवार को चलाने के लिए कतरा कतरा अपने आप को कर देते हैं, पसीने बहा देते हैं। आज उनके वजह से पूरे परिवार में खुशहाली आ जाती है। लेकिन साथियों, यह जो घटनाएं घटती हैं, अकस्मात जो ज़िंदगी में घटनाएं घटती हैं, कहते हैं कि आदमी के आने का डेट ऑफ बर्थ तो सबको मालूम होता है, लेकिन जाने का दिन किसी को मालूम नहीं होता। कब तक के लिए हम आए हैं पता नहीं, कब जीवन में क्या घटनाएं घट जाए पता नहीं। आज खेलता खाता परिवार है, कल क्या हो जाएगा ये पता नहीं। ऐसी स्थिति में हम अपने परिवार के लिए कभी सोचें, कभी एकांत में होकर के महसूस करें कि आज जिस परिवार के लिए हम सारी चीज़ें चुकात रहे हैं, जिसके दम पर पूरा परिवार खुशहाल है, हमारे होने की वजह से हमारे बच्चे स्कूल में किसी दूसरे बच्चे से लड़ जाते हैं कि तुम आज ये पेन लाए हो, मैं तुमसे बेहतर पेन अपने पापा से खरीदवा के लाऊंगा। अपने पापा के दम पर वो लड़का उलझ जाता है। जब भी कोई उस बच्चे को मारने के लिए दौड़ाता है, जब भी उस बच्चे को कोई भूत प्रेत से डराने का प्रयास करता है, वो बच्चा भागे भागे आता है और अपने पापा के पैरों को पकड़ने के बाद सुकून की सांस लेता है कि मैं अपने पापा के पास आ गया हूँ, मेरा अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरे पापा इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं, मेरे पापा जी मेरे लिए कुछ भी कर जाएंगे। आज पापा जी के बारे में कुछ लाइनें और मैं रखना चाहूँगा। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी चुनौती, किसी आफत से नहीं डरता। मैं जानता हूँ अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो छुरियों भरे हाथ मेरे सर पर हैं, मेरी शान जिंदा है, मेरी रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। गार्जियन हैं, पापा हैं तो कितनी खुशियां रहती हैं, कमाने वाले हैं तो कितना शानदार घर परिवार चलता है। लेकिन हमने कभी नहीं सुना कि जिस दिन वो नहीं रहेंगे उस दिन क्या होगा। हमने कभी महसूस नहीं किया कि हम नहीं रहेंगे, हमारा परिवार क्या ऐसे ही चैन की नींद सोएगा, हमारा परिवार क्या ऐसे ही खुशियां मना रहा होगा, ऐसे ही तीज त्योहारों में इतना नए नए कपड़े पहन रहा होगा। साथियों नहीं, लेकिन मैं आज आप लोगों के बीच में एक ऐसे कंसेप्ट को बताना चाहता हूँ, ऐसे तरीके को बताना चाहता हूँ। साथियों, हमारे न रहने का गम तो परिवार को सताएगा, लेकिन यदि आप उस तरीके को अपनाते हैं, उस पर चलना चालू करते हैं, उसको खड़ा करते हैं, तो हमारे न रहने की वजह से परिवार को कभी आर्थिक तंगी में सड़क पे नहीं आना पड़ेगा। साथियों, आपके नन्हे मुन्ने बच्चे को कभी स्कूल से निकाला जाना नहीं पड़ेगा, आपके बूढ़े माँ बाप की कभी दवाइयाँ बंद नहीं होगी। ऐसे ही तरीके के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आज आप कह देते हैं मेरे पास समय नहीं है, मैं इसे धंधे को नहीं कर सकता, लोग क्या कहेंगे, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन साथियों, एक बार विचार करिए, एक बार आंखें बंद करिए, एक बार महसूस करिए कि यदि मेरे साथ ऐसी यदि घटनाएं घट गई तो क्या जिस तरीके से हमारा परिवार चैन की नींद ले रहा है, हमारे माँ बाप सुकून की सांसें ले रहे हैं, क्या आगे ले पाएंगे। आप कह देते हैं मेरे पास समय नहीं। अरे 8 साल के बच्चे के चेहरे को देखिए, आपके थके हारने के बाद भी बच्चा जब आपको देखता है आपके अंदर ताजगी आ जाती है। बूढ़े माँ बाप जब आपके वापिस आने के बाद आपका हाल चाल लेते हैं, आपके अंदर की एनर्जी ऊर्जा जग जाती है। सोचिए जिस दिन आप नहीं होंगे और वो लोग शाम को आने का इंतज़ार कर रहे होंगे घर में, उस दिन कैसे कहिएगा कि मेरे पास टाइम नहीं है, उस दिन कैसे कहिएगा कि लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, उस दिन कैसे कहिएगा कि मैं इसको नहीं कर सकता। साथियों, मैं ऐसे ही एक नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, एक सुरक्षा कवच की बात कर रहा हूँ, एक परिवार के लिए सिक्योरिटी बुनने की बात कर रहा हूँ। मुझे आज के लिए इसको नहीं करना है, अपने परिवार के लिए इसको करना है। आज आपके साथ विपरीत हालात हो सकते हैं, लेकिन जब भी आप थकिए हारिए, लगे कि लोग मेरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, लगे कि मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, एक बार परिवार को आंख के सामने खड़ा करके सोचिए
खिलखिलाते हुए बच्चे का चेहरा अपने सामने रखिए कि मैं नहीं रहूँगा, क्या ऐसे ही खिलखिलाएगा लड़का? याद करिए और पुनः ताकत आ जाएगी। साथियों, मैं डायरेक्ट सेलिंग यानी आरसीएम बिजनेस के जाल को बुनने की बात कर रहा हूं, इसके नेटवर्क को बनाने की बात कर रहा हूं। एक ऐसी इंडस्ट्री जो यदि हमने इसको खड़ा कर दिया, इसके जाल को बुन दिया, नीचे लोगों का निर्माण कर दिया, नीचे पैसे कमाने वाले लोग यदि तैयार हो गए, तो चाहे परिस्थितियां कैसे भी अपने साथ आ जाए, मैं इस बात का 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि हमारे न रहने का गम तो परिवार को सताएगा, लेकिन हमारे न रहने की वजह से परिवार कभी सड़क पे नहीं आएगा। इसलिए साथियों, सभी चीज़ों को आप भूल जाइए। अरे कितना समाज आपको दर्द देगा इस बिजनेस को करने में, कितना शर्म आएगी, कितना लोग आपका मजाक उड़ाएंगे। अरे मुझे लगता है कि असली मजाक तो उस दिन उड़ेगा जब हम नहीं रहेंगे और हमारे बच्चों को उस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। उस दिन लोग मजाक बनाएंगे। अरे असली मजाक तो उस दिन बनाया जाएगा जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे और हमारे बूढ़े माँ बाप को दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। असली मजाक तो उस दिन बनाया जाएगा साथियों। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सारी चीज़ों को भूल जाइए, आरसीएम का नेटवर्क बनाने के ऊपर पूरी ताकत लगा दीजिए। क्यों नहीं होगा? अरे जिस काम को दुनिया का और व्यक्ति कर सकता है, हम भी कर सकते हैं। बचपन में जब हम बड़े हुए थे, क्या सीख कर के आए थे? क्या अपने को आता था? कुछ भी तो नहीं आता था। बोलना सीखने में बड़ी समय लग गया था, खाना खाने में बहुत समय लग गया था, चलने में सीखने में बहुत समय लग गया था। सारी चीज़ों को सीख करके आज हम यहाँ पर हो चुके हैं। इसको भी यदि हम सीखना चाहेंगे साथियों, इसको सीखा जा सकता है। इसको भी अब इंडस्ट्री का दर्जा मिल गया है, बड़े बड़े लोगों का झुकाव इसके तरफ होने लग गया है। अरे सारी दुनिया भागे, उस दिन जागिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। यही सही वक्त है, यही सही मौका है। उठिए, जागिए, चलिए फील्ड में, करिए लोगों का सामना, सीखने के लिए तैयार हो जाइए, बदलने के लिए तैयार हो जाइए। जिंदगी में बहुत बड़ा भूचाल ला सकता है, जिंदगी में बहुत बड़ा क्रांति ला सकता है, बदलाव ला सकता है। एक ऐसी सिक्योरिटी हम परिवार के लिए खड़े कर जाएंगे जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगी साथियों। आज बहुत सारे लोगों के माँ बाप जब दुनिया से चले जाते हैं तो किसी भी तरीके से, साथियों अभी मैंने न्यूज सुना, इस बार कोरोना काल में 3 लाख बच्चे अनाथ हो गए, जिनके माँ बाप दोनों इस दुनिया को छोड़ के चले गए। अब वो बच्चा किससे रोजी रोटी मांगे, बच्चा किससे पहनने को कपड़े मांगे। माँ जब खिलाती थी तो बच्चा भागता था, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे। माँ ज़बरदस्ती खिलाती थी। आज कई दिनों से भूखों से वो करा रहे होते हैं बच्चे, लेकिन कोई कटोरा लेके उनके सामने नहीं आता। आज भी लोग फोटो बच्चे लेकर के अपने माँ बाप का इंतजार कर रहे हो। माँ बाप दोबारा ज़िंदगी में नहीं आ सकते। आज बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए। कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं आतंकवादी हमले हो जाते हैं, कहीं प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, कहीं बाढ़ आ जाता है, कहीं सुनामी जैसी सैलाब आ जाता है जिसमें लाखों परिवार उजड़ जाते हैं, मुखिया दुनिया से चले जाते हैं, लोग अनाथ हो जाते हैं। साथियों अपने बारे में भी पता नहीं है कि मुझे कब तक रहना है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि जब तक रहना है जाल बुनिए, नेटवर्क बनाइए, सुरक्षा कवच तैयार करिए, लोगों का निर्माण करिए, लोगों के घर में पैसे लाने का माध्यम बनिए, लोगों को अच्छे रास्ते पर लाने का माध्यम बनिए, लोगों के अंदर की बुराइयों को गायब करके अच्छी चीज़ें उनके अंदर पैदा करिए। यदि यह इंसानियत वाला काम आपने किया तो आपका सुरक्षा कवच तैयार होता चला जाएगा। और साथियों इस दुनिया में जाने के बाद टोटल का टोटल बिजनेस नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है और वही पैसा उनके घर में आना जाना चालू रहता है। पैसे फिर बंद नहीं होते हैं। जो बूढ़े माँ बाप का टेंशन था कैसे दवाइयाँ आएंगी, यह नेटवर्क बनने के बाद आपके पैसे रुकने वाले नहीं हैं, पैसे आते रहेंगे साथियों। मैडम जी को घर से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, 4 दीवारी से बाहर आकर के लोगों के सामने गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैसे आते रहेंगे दोस्तों। उस बच्चे को, जो बच्चा जिस स्कूल में आपकी उपस्थिति में पढ़ रहा था, पैसे के अभाव में कभी निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि साथियों आप तो नहीं, लेकिन आपका नेटवर्क काम कर रहा है, पैसे आपके घर में आते रहेंगे साथियों। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप सारी चीज़ों को करिए या मत करिए, लेकिन नेटवर्क जरूर बनाइए। आप करते हैं अपने बीवी बच्चों से प्यार, तो नहीं कर सकते नेटवर्क बनाने से इनकार। तो साथियों इस नेटवर्क के ऊपर आप काम करना चालू करिए, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
जय आर सी एम।